अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। IFRS 16 हमारा हो चुका था। IFRS 15 है जो हमारा बाकी है, तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट का इंतजार और कर लेते हैं। एक मिनट और रुक जाते हैं। अगर किसी और ने हमें ज्वाइन करना है तो एक आध मिनट में हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे। Meanwhile, सद्दाम कैसे बच्चे? ठीक, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। IFRS 15 की बात करते हैं कि IFRS 15 क्या है। इससे जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने IFRS 16 लीज एग्रीमेंट को डिटेल से देखा था। अब हम तकरीबन हमारे पास आधा घंटा और है। आधे घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लें IFRS 15 को। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स के बारे में हमें बताता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू किसी कस्टमर से कोई डीलिंग करते हैं और उसमें रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इन सारे के सारे सवालों के जवाब IFRS 15 के पास मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्मली IFRS 15 एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बताता है जो कि वन टाइम ना हो या फिर एक वक्त में ना हो जाए, वो वक्त लगता हो जाए। सेट सपोज अगर आप एग्जांपल दें कि आप एक बिल्डर हैं, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं और आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली बिल्डिंग एक दिन में नहीं बन जाएगी, वो प्लाजा, तो प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाए। तो उस दौरान क्या क्या कॉस्ट आएगी, हो सकता है साल से ज़्यादा का मामला हो। अगर साल से ज़्यादा का मामला हो तो फाइनेंशियल्स तो बनेंगे आपके बिजनेस के भी और उसके जिस आपका कस्टमर है उसके भी बनेंगे। तो आप अपने पास अपने उस रेवेन्यू को जो कि पार्शल है उस प्रोजेक्ट का, उसे अपने पास रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे उस प्रोजेक्ट की, उस साल की पूरे प्रोजेक्ट की तो कॉस्ट आपको पता होगी, लेकिन उस साल की कॉस्ट क्या है, उस साल का क्या रेवेन्यू है जो आपने कमा लिया है, उस साल में आपका प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, ये सारे के सारे कैलकुलेशंस आपको रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स IFRS 15 बताता है। अब इस पूरी केस को समझाना बहुत पेचीदा हो जाता है, इसीलिए इसको समझाने के लिए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाला है और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते करते हम इंशाल्लाह IFRS 15 को अच्छे तरीके से कर। IFRS 15 में प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले शम्स को थैंक यू कि उन्हीं की तरफ से ये क्वेश्चन एडवाइस किया गया था। हमने सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन को। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड ऑन January 1st 2012। IFRS 15 में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डेट्स पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है January 1st 2012 को और इट्स expected completion date is 31st December 2014, 2014 के भी एंड पर। इट मीन 2012 के शुरू में ये स्टार्ट होता है और 2014 के एंड लास्ट डे को ये कंप्लीट होगा। तो अगर मैं इसका पीरियड लिखूँ तो ये 2012 पूरा, 2013 पूरा और 2014 भी पूरा गुजार रहा है। इट मीन्स इसकी लाइफ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो 3 साल है। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹20 लाख। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 20 लाख है। इट मीन्स कि आपने जिस भी पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पार्टी को आप कोई ना कोई सर्विस देने वाले, कोई ना कोई चीज़ बना कर देने वाले। तो अब इस पूरे के पूरे सर्विस या पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बदले में आपने
उनसे 3 साल की या मोस्ट पेमेंट की जो बात की है वो है 2 लाख रुपये, सॉरी 20 लाख रुपये। तो इन 3 सालों में पूरे प्रोजेक्ट में आपको 20 लाख रुपये आपके कस्टमर की तरफ से वसूल होंगे। तो आप यहाँ पर एज ए सेलर हैं, बिल्डर समझ लें खुद को। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इन सवाल के अंदर बताई जाती हैं। 2012 के वाले से पहले बात करते हैं। अब देखें, सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन सवाल के अंदर मौजूद है कॉस्ट इनकर्ड। साल 2012 के अंदर आपकी कितनी कॉस्ट उस प्रोजेक्ट में लगी है? तो वो लगी है 2,06,40,000 रुपये आपकी कॉस्ट इन्वेस्ट हुई है साल 2012 में एस्टिमेट। और साल 2012 के अंदर अब 13 और 14 आना अभी बाकी है। तो 13 और 14 अगर एक्चुअली आया नहीं है तो एक्चुअली उसमें क्या कॉस्ट लगेगी आपकी, वो आपको नहीं पता। आप रेवेन्यू के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में बता सकते हैं कि वो तो 20 लाख है, लेकिन कॉस्ट कितनी है वो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील होती रहती है। मटेरियल की कॉस्ट तब्दील होती रहती है, लेबर की कॉस्ट चेंज होती रहती है। इसीलिए आने वाले सालों में साल 2013, साल 2014 जिस प्रोजेक्ट का साल है, उस साल में क्या कॉस्ट पड़ेगी ये आप सिर्फ एस्टिमेटेड बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इज 8,60,000। 6,40,000 रुपये आपने एक्चुअली कॉस्ट कर दिया, खर्चा कर दिया। और बाकी आने वाले पूरे प्रोजेक्ट में 2 साल जो बाकी बचे हैं, साल 2013 और 14, इन 2013 और 14 में 8,60,000 रुपये ऐसे हैं जो आपको मज़ीद लगता है कि खर्चा और आएगा, कॉस्ट और पड़ेगी। आपकी एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन चेंज हो सकती है। इसके साथ प्रोग्रेस बिलिंग मीन्स 2000 साल 2020 में आपने बिल कितना भेजा था इनको। अब ऊपर जो आपके पास मौजूद है 20 लाख रुपए का प्राइस, ये आप एक साथ बिल के तौर पे नहीं भेजेंगे, ये 3 साल में थोड़ा थोड़ा वसूल करें। तो पहले साल आपने 6 लाख रुपए का बिल आपने अपने कस्टमर को भेजा कि भाई 6 लाख रुपए आप प्लीज़ दे दें, साल कंप्लीट हो चुका है। देने तो आपने पूरे के पूरे 20 लाख है, लेकिन पहले साल आप 6 लाख रुपये आप हमें दे दें। अब 6 लाख रुपए आपने बोले तो उसके बदले में उसने एक्चुअली कितना कैश दिया, वो कैश आपने रिसीव किया है 5 लाख। आपने बिल बनाया था 6 लाख का, उन्होंने कहा भाई 6 लाख हमने अभी नहीं दे सकते, आपको 5 लाख हम फिलहाल देते हैं, बाकी आपको बाद में अदा करते रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है साल 2012 की। अब जो साल 2012 है तो ऑब्वियसली साल 2013 भी होगा। साल 2013 में नंबर्स क्या थे? साल साल 2013 में जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 7,20,000। पहले साल में 6,40,000 रुपये खर्च हुए, और दूसरे साल आपका खर्चा उस प्रोजेक्ट पे आया 7,20,000 का। खर्चा बढ़ गया, हो सकता है आपने ज़्यादा प्रोग्रेस किया हो उस प्रोजेक्ट में, या हो सकता है मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हो, दोनों बातें हो सकती हैं। अब एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट मीन्स बाकी बची हुई जो कॉस्ट है आपकी नज़र में, तो 2 लाख रुपए आपके और लग सकते हैं। 7,20,000 आपने इस साल दे दिए, 6,40,000 आपने पिछले साल खर्च किए थे, और अब आपका अंदाजे के मुताबिक 2 लाख रुपए और मजीद खर्च होंगे आपके, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आपने दूसरे साल में जो बिलिंग की है, दूसरे साल जो आपने बिल भेजा है अपनी पार्टी को, वो भेजा है 7 लाख रुपए, और इस बार फिर उस पार्टी ने 7 लाख के बदले में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपको अदा किए हैं। अब आगे चलते हैं साल 2014 में। साल 2014 की बात करते हैं तो साल 2014 में आपकी जो कॉस्ट लगी है वो 1,40,000 लगी है। देखा, आपने एस्टिमेट क्या किया था? 2 लाख, लगे कितने? 1,40,000। तो कई बार एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है। अब फर्दर एस्टिमेशन की बात करें तो मजीद आगे आने वाले सालों में कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, बिकॉज ये साल 2014 आपका आखिरी साल है। फर्दर आपने प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी नहीं गिवन जाता। प्रोग्रेस बिलिंग की बात की जाए तो इस साल फिर आपने 7 लाख का बिल बना के दिया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख अदा किए हैं, बाकी पैसे वो बाद में अदा करेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब इस सवाल में जितनी डिटेल थी हमने आहिस्ता आहिस्ता उस डिटेल को समझा, और अब हम इस सवाल को रिक्वायरमेंट देखते हैं, और साथ ही साथ इस सवाल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। रिक्वायरमेंट की बात सबसे पहले ए और बी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए आपने जो मेथड फॉलो करना है वो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड है। कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड क्या होता है? वो ये होता है कि जितनी कॉस्ट लग गई इट मीन्स उतना पर्सन आपने अचीव कर लिया।
अच्छा, अब इसको डिटेल में और मज़ीद तौर पे देखते हैं। हमने जब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो चीज़ें और बेहतर तौर पर समझ में आएंगी आपको। अब दूसरा आपके पास रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012, 13 एंड 14। आपने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है साल 2012, 13 और 14 के लिए। अब और आगे चलते हैं और अब इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, आगे जाके हो सकता है स्लाइड पार्ट ए पार्ट बी में हम दोबारा वापस आएँ और आकर इस स्लाइड में नंबर्स देखें। ये नंबर्स जो आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं कैलकुलेशन के एतबार से। तो हम बार बार क्योंकि स्लाइड पर आएंगे, इस स्लाइड को देखेंगे, रेफर करेंगे और दोबारा हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बतानी है। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर, हम मौजूदा साल में 2012, पहले हम 2012 को सॉल्व करेंगे, फिर 13 को सॉल्व करेंगे और फिर हम 14 की तरफ चले जाएंगे। साल 2012 की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी ये सवाल में बताया गया। सवाल में बताया गया तो पीछे जाते हैं, चेक करते हैं कि सवाल में क्या बताया गया था। अब मैं बार बार पीछे रेफर करके आपको क्वेश्चन भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि जब सवाल आप खुद सॉल्व करने जाएंगे तो उस वक्त आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी आसान है। ईयर 2012 कॉस्ट इनकर्ड क्वेश्चन में गिवन थी 6,40,000, यही हमने यहाँ भी लिखी है 6,40,000 कॉस्ट इनकर्ड। आगे चलते हैं, एड कॉस्ट इनकर्ड अप टू लास्ट ईयर मीन्स पिछले सालों तक आपने कुल मिलाकर कितनी कॉस्ट खर्च की। चूँकि ये हमारा पहला साल है इट मीन्स पिछले सालों में हमने कोई कॉस्ट नहीं की, हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट आज तक, यानी कि साल 2012 और पिछले तमाम सालों में मिलाकर एक्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी इनकर्ड कर चुके हैं आप प्रोजेक्ट में, कितना खर्चा कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली पहला साल है तो पहले साल की कॉस्ट ही आपकी टोटल कॉस्ट होगी 6,40,000। ये एग्जैक्टली वही है जो हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन निकाला करते थे तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक कॉलम बनाया करते थे और साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाते थे। एग्जैक्टली वही अप्रोच है इस साल और पिछले गुजरे हुए तमाम सालों का मिलाकर अब तक हमने कितना खर्चा कर दिया है। तो ये अभी तक जो टोटल खर्चा हुआ है पिछले सालों का मिलाकर वो हुआ है 6,40,000। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इन तीनों कॉस्ट में क्या फ़र्क है। पहली कॉस्ट का मतलब ये है कि मौजूदा साल मतलब मैं साल 2012 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 2012 का खर्चा कितना हुआ। दूसरा है कॉस्ट इनकर्ड अप टू लास्ट ईयर मीन साल 2000 से पहले पीछे कितने साल, जितने भी साल गुजरे हैं उन पूरे सालों की मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी है वो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 में। और नंबर 3 में टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, आज तक की तारीख में कुल मिलाकर कितना खर्चा हो चुका है उसे हम यहाँ लिखेंगे। इसमें साल 2012 भी शामिल होगा और पीछे गुजरे हुए साल भी होंगे। ये क्योंकि पिछले गुजरे हुए साल में हमारा प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इसलिए कॉस्ट भी नहीं थी। आगे चलते हैं, एड फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब बात करेंगे आगे आने वाले फर्दर आपकी क्या एस्टिमेशन है कि मज़ीद कितनी कॉस्ट लगेगी। 6,40,000 तो लग चुके हैं आपके। अब बताइए फर्दर आने वाले सालों में आपकी क्या एस्टिमेशन है कि कितनी कॉस्ट लगेगी। अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट 2012 से ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो 2013 और 14 पर भी चलेगा। तो 2013 2014 मिलाकर कुल हमारा अंदाजे के एतबार से क्या है खर्चा होने वाला, ये हमारे पास सवाल में मौजूद था। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 2012 में मौजूद थी 8,60,000। ये 8,60,000 हम लिखेंगे यहाँ पर 8,60,000, दोनों को सम अप करेंगे तो हमें बदलेगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट एट कंप्लीशन। हमें लगता है कि 6,40,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, लगा चुके हैं, कॉस्ट इनकर कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में।
मज़ीद 8,40,000 रुपये इस प्रोजेक्ट में मज़ीद कॉस्ट आएगी। टोटल मिलाकर 15 लाख की कॉस्ट है जो हमारे मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जाएगी। अब बात करते हैं कि हम जो कंपटीशन कर रहे थे वो कॉस्ट की कंपटीशन तो नहीं थी, हम तो कर रहे थे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे, कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट थी 15 लाख। इस 15 लाख में से आज तक की तारीख में मैं 6,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करूँगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड का मतलब होता है जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है एस्टिमेटेड उसका आप जितना परसेंट भी लगा चुके हैं, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट उतने परसेंट कंप्लीट हो चुका है। तो परसेंट ऑफ कंप्लीशन अंडर कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में हम जितनी कॉस्ट लगा चुके होते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की उतने परसेंट ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6,40,000 को डिवाइड करेंगे 15 लाख से। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43%। तो इट मीन्स ईयर 2012 में काम कर कर हमने 43% कंप्लीशन प्रोजेक्ट की कर ली। 43% ऑफ entire project has been completed in a single year and that is 2012। अब साल 2012 होने के बाद अब हम साल 2013 की बात करेंगे। कंपटीशन एग्जैक्टली वैसी रहेगी। इस सवाल को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के समझाने की वजह सिर्फ एक ही है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ सकें बल्कि अगर एग्जाम में सवाल से कोई सवाल आता है तो आप इसे सॉल्व भी कर सकें। अब साल 2013 की बात की जाती है, कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में बात की जाती है साल 2000। जब भी करंट की बात आ रही है तो मौजूदा साल की बात करेंगे। पहले मौजूदा साल था 2012, अब हम वर्किंग कर रहे हैं 2013 की। तो 2013 ही हमारी करंट ईयर कंसिडर होगा। तो 2013 में क्या कॉस्ट लगाई थी हमने, सवाल में जाके देखते हैं। तो सवाल में पता चलता है कि 7,20,000 रुपये हमने 2013 में लगाए थे। वो हम लिखेंगे यहाँ पर 7,20,000। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, कॉस्ट इनकर्ड अप टू लास्ट ईयर। आखिरी साल तक हमने कुल मिलाकर कितना खर्चा कर दिया है इस प्रोजेक्ट में। अगर मैं वो देखने जाता हूँ तो देखते हैं कि पिछले सालों में कुल मिलाकर 6,40,000 रुपये, यहाँ दिख रहा है तीसरे वाला 6,40,000 रुपये ऐसा है जो मैं अभी तक खर्चा कर चुका हूँ साल 2013 आने से पहले तक। तो अब इसे उठा के 6,40,000 को मैं नीचे लिखूंगा, एडअप करेंगे तो कुल मिलाकर आज तक की तारीख में साल 2013 कंप्लीट होने के बाद तक हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लग चुका है वो लग चुका है 13,60,000 रुपये। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ऐड फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब साल 2013 के एंड पर हमने ये एस्टिमेशन लगाया था कि साल के आखिर तक या प्रोजेक्ट के आखिर तक मजीद हमें इतना पैसा और लगाना होगा। तो वो हमारे पास सवाल में मौजूद है, सवाल 2013 और ये एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 2013 में मौजूद है 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए भी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। इसको मैं 2 लाख रुपए यहाँ डालता हूँ, ऐड करता हूँ तो पता चलता है कि कुल मिलाकर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट एट कंप्लीशन हमें लगता था 2013 के एंड तक के 15,60,000 रुपये खर्च होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में। अब 15,60,000 रुपये कैसे आए? ये 15,60,000 रुपये दो चीज़ों से आए। पहला, हमने एक्चुअली सच्ची मुच्ची कितना पैसा खर्च कर दिया, वो है 13,60,000। इस 13,60,000 में 7,20,000 हमने इस साल यानी 2013 में खर्च किए और पिछले सालों में हमने 6,40,000 रुपये खर्च किए। अब इस 13,60,000 रुपये हमने एक्चुअल खर्च कर दिए और साथ ही साथ हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमारा अंदाज़ा करदा खर्चा है 2 लाख रुपये का। दोनों को मिलाते हैं तो पता चलता है टोटल मिलाकर हमें लगता है कि प्रोजेक्ट के एंड तक 15,60,000 रुपये का खर्चा हमारी जेब से निकलेगा। तो ये हमारा टोटल कंप्लीशन के वक्त तक खर्चा होने वाला। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 2013 में कैसे निकलेगी। एग्जैक्टली बच्चे वही फॉर्मूला रहेगा जो हमने इस्तेमाल किया था 2012 के लिए कि टोटल कॉस्ट इनकर टू डेट दैट इज 13,60,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 15,60,000 से, डिवाइड करेंगे जो भी आएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी। अब 13,60,000 इसको डिवाइड करेंगे 15,60,000, डिवाइड किया आंसर आया 67%। इट मीन्स
साल 2013 के एंड तक हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट का 67% कंप्लीट कर लिया। अब यही कंपटीशन इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सालों के लिए। और अब ईयर 2014 की तरफ चलते हैं। इफ 2014 में कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर सवाल में जाके देखते हैं, और साल 2014 में इनकर्ड कॉस्ट थी 1,40,000। इस 1,40,000 को लिखेंगे यहाँ पर। और टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू लास्ट ईयर, पिछले साल तक कुल मिलाकर कितना खर्चा हो चुका था, तो ये रहा बेटा कुल मिलाकर पिछले साल का खर्चा जो था 13,60,000। तो 13,60,000 को ऐड करेंगे यहाँ पर। 13,60,000 हमने ऐड किया। 13,60,000 ऐड करके, ठीक है जी, महमूना अहमद की तरफ से ये सवाल आया कि परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाएगी। 2014 की परसेंटेज निकालता हूँ, अब वहाँ देख लीजिएगा। 1,40,000 को ऐड करते हैं 13,60,000 में, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है इस साल में वो है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए ऐसा है जो हमने टोटल कॉस्ट इनकर्ड कर दी। अब बात करते हैं फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। फर्दर अब चूंकि साल 2014 में हमारा आखिरी साल था, तब सवाल में जाके देखते हैं तो एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट आ रही है 0। तो आप इन 0 को लिखेंगे यहाँ पर। एड अप किया तो आंसर आता है 15 लाख। अब जब परसेंटेज की मैमूना का सवाल है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ तो मैं आपको मार्क्स भी कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तौर पे समझ में आए। नहीं, थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, लिख लेते हैं। बेटा परसेंटेज निकालने के लिए आप दो नंबर्स को लेंगे। पहला नंबर, बल्कि नहीं, इसको हटा के रिमूव करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपने करना ये है कि अगर साल 2013 की परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर को आप डिवाइड करेंगी इस नंबर के साथ, ठीक है। तो आपके पास 87% आ जाएगा, 87% आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं साल 2012 की बात करूंगा, तो अगेन यही नंबर्स आएंगे, हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ये। तो हम डिवाइड करेंगे इस नंबर, ठीक है। तो ये बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे साल 2014 में। साल 2014 में किस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर के साथ। डिवाइड के बीच में निशान लगा देते हैं। तो अब जब मैं 15 लाख को डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो आंसर आएगा 100%। तो साल 2014 के एंड तक हमारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी 100%। नमूना बच्चे समझ में आ गया आपको? मैमूना अहमद, आपके सवाल का आंसर हो चुका है। परसेंटेज दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब फर्दर आगे चलते हैं और हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। और इस सवाल को यहाँ से इससे जो भी हमने रिमूवल लगाया था सबको, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम फर्दर आगे चलते हैं और आगे कल के रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, compute revenue, cost and profit for the year 2012, 13 and 14। हमने ईयर 2012, 13 एंड 14 के लिए काम करना है और रेवेन्यू निकालना है, कॉस्ट निकालना है तीनों सालों का, और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी निकालना है। तो हम वन बाय वन, बारी बारी, पहले 2012 की बात करेंगे, फिर 13 और फिर 14। बेटा रेवेन्यू निकालने का तरीका सिर्फ सेम रहेगा, सॉरी प्रॉफिट निकालने का तरीका हमारा सेम रहेगा। तो पहले हम रेवेन्यू निकालेंगे, मीन्स सेल्स निकालेंगे। सेल मीन्स रेवेन्यू, सेल्स एक ही चीज़ होती है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे।
रेवेन्यू मीन्स क्या कलेक्ट किया हमने, माइनस करेंगे कि क्या कॉस्ट लगी थी, और जो भी हमारे पास रेवेन्यू में से कॉस्ट का डिफरेंस आएगा वही हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलते हैं आगे, ईयर 2012 की बात करते हैं। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है IFRS 15 के, ये सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप रिक्वायरमेंट नंबर ए में आपके जो भी कैलकुलेशन, जो भी नंबर्स आए थे, वो रिक्वायरमेंट नंबर बी में इस्तेमाल होंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आया, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, सवाल आपका ये आया है कि हम इन दोनों को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो बेटा डिवाइड करने का सिर्फ एक ही वजह है हमारी, वो ये कि हमें परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है ये हमारा प्रोजेक्ट। तो जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में एक थ्योरी होती है। वो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि आपने कितनी कॉस्ट लगा ली और कितनी कॉस्ट लगने वाली है। मीन्स आप दो बातें करते हैं, पहले आपने एक्चुअल कितना पैसा इस प्रोजेक्ट में डाल दिया, दूसरा टोटल इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा जाएगा। कितना, लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट में आपने 10 लाख रुपए डाल दिए और इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपया डालना था। तो अब अगर कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड कहते हैं बाकी सब कंपोनेंट्स को छोड़ दो, सिर्फ कॉस्ट की बात करो और परसेंटेज निकाल दो। कितना कॉस्ट लगनी चाहिए थी, हमने कहा 1 करोड़ लगनी चाहिए थी। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड ने दूसरा सवाल पूछा कि कॉस्ट कितनी लगा दी है, हमने कहा 10 लाख लगा दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए आप लगा चुके हो, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट भी 10% कंप्लीट हो चुका है। मीन्स कैसे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, कितनी कॉस्ट लगा दी है डिवाइड बाय टोटल मिलाकर एस्टिमेटेड कितनी कॉस्ट लगनी है। इसीलिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एट कंप्लीशन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं और हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। अब हम कंटिन्यू करते हैं ईयर 2015 को। अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा ताकि हम वक्त से पहले पहले इस काम को कंप्लीट कर लें। ये वैसे मुश्किल भी नहीं है, पहला पॉइंट आसान आराम से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पीड को पढ़ाता रहूँगा और इंशाल्लाह ये हमारी अगले 10 मिनट में हमारी ये कंप्लीट भी हो जाएगी। ईयर 2012 की बात करते हैं। ईयर 2012 में सबसे पहले हमें रेवेन्यू निकालना है। अगर मैं रेवेन्यू निकालूंगा, लेकिन उससे पहले हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम है टू डेट का, दूसरा कॉलम है अप टू प्रायर, और तीसरा कॉलम है करंट ईयर। इन सबको पहले समझ लेते हैं। टू डेट का मतलब होता है पिछले सालों, पिछले साल और इस साल का मिलाकर अब तक कितना खर्चा हो चुका है, ये जाएगा टू डेट के कॉलम में। अप टिल नाउ, अभी तक कितना खर्चा हो चुका है। अप टू प्रायर का मतलब क्या होता है? अप टू प्रायर का मतलब ये होता है कि पिछले सालों में कुल मिलाकर कितना खर्चा हो चुका है। तो ये पिछले सालों तक का खर्चा है। तीसरा और आखिरी हमारे पास मौजूद है, वो है करंट ईयर, के मौजूदा साल का खर्चा क्या है। अब निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे रेवेन्यू रिकग्नाइज। टोटल सवाल में मौजूद था हमारे पास रेवेन्यू है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए का रेवेन्यू है। और साथ ही साथ हमने इस सवाल को सॉल्व करते हुए ये देख लिया था कि इस सवाल में पहले साल में हमने 43% अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने रेवेन्यू का भी 43% कमा लिया। कमाना एक अलग बात है, रिसीव होना एक अलग बात है। तो हम कमाने की बात करें, रिकग्नाइज हो गया, रियलाइज हो चुका है। हमारे हमारे रेवेन्यू का 43% रेवेन्यू था 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कहाँ से आए? सवाल में बताए गए थे कि हमारा टोटल प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख का 43% निकालते हैं तो ये बनता है
60,000। अब इस 8,60,000 ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब कॉस्ट देखते हैं, बट उससे पहले कि तो हो गया टू डेट। अप टू प्रायर का मतलब होता है पिछले सालों में कितनी हमारा रेवेन्यू था। पिछले सालों में कोई रेवेन्यू नहीं था बिकॉज हमारा पहला ही साल था। फिर उसके बाद करंट ईयर, मौजूदा ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखो करंट ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप टू टू डेट में से अप टू प्रायर ईयर माइनस करेंगे। मीन्स अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूं, मैं इसको लिखूं अगर ए, सॉरी, इसको लिखूं ए और इसको लिखूं बी, तो करंट ए और करंट ईयर का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी। ठीक है, आई नो आप लोगों के यही इसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो मैंने यहाँ लिख भी दिया। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट इनकर टू डेट। कॉस्ट इनकर टू डेट का मतलब क्या होगा कि अभी तक कुल मिलाकर कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ये भी आपको सवाल के अंदर ही बताया गया था कि 2012 में कुल मिलाकर कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ये यहाँ से मिलेगी कॉस्ट इनकर टू डेट में। ये देखो यहाँ पर 6,40,000, 6,40,000 यहाँ पे लिखा, माइनस किया। अच्छा, लेकिन अप टू प्रायर ईयर की बात करते हैं, पिछले सालों में कोई कॉस्ट नहीं थी। अब करंट ईयर निकालने के लिए अगेन ए माइनस बी करेंगे तो 6,40,000 आएगा। तो प्रॉफिट रिकग्नाइज में जाते हैं, प्रॉफिट रिकग्नाइज करने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया जाएगा। 8,40,000 माइनस 6,40,000, तो हमारे पास 2,20,000 का नंबर आ गया। हमारे पास प्रॉफिट रिकग्नाइज आ चुके हैं। अब यही नंबर हम इन दोनों को माइनस करते हुए अगले दो कॉलम्स को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ईयर 2012। आगे चलते हैं ईयर 2013 की तरफ। ईयर 2013 के अंदर रेवेन्यू रिकग्नाइज की बात करेंगे, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 87%। 87% क्यों लाया जाएगा, क्योंकि 2013 में परसेंटेज ऑफ एम्प्लिशमेंट 87 था, तो हमने 87% यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं, आंसर आता है 17,40,000, 17,40,000। आगे चलते हैं, अप टू प्रायर ईयर की बात की जाए, पिछले सालों में कुल मिला के खर्चा कितना हुआ है, वो आया है 8,60,000। अच्छा, ये 8,60,000 कहाँ से आएगा, ये हम जाएंगे पीछे और कॉस्ट इनकर टू डेट अप टू 8,60,000 पीछे से आएगा, उठाएंगे यहाँ लिखेंगे। और करंट ईयर निकालने के लिए हम अगेन ए माइनस बी करेंगे तो 8,80,000 आया। कॉस्ट इनकर टू डेट, कॉस्ट इनकर टू डेट पीछे जाते हैं, कॉस्ट इनकर टू डेट अगर देखा जाता है तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 13,60,000 यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं, 6,40,000 और हमारे पास 7,20,000, इन दोनों को माइनस करके आया है। कि बी के कॉलम के अंदर आप यही नंबर डालेंगे, ये वाले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, प्रॉफिट रिकग्नाइज के अंदर तीनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट रिकग्नाइज आता है ईयर 2013 का। लास्ट में चलते हैं ईयर 2014 की तरफ। ईयर 2014 में रेवेन्यू रिकग्नाइज 100% हो गया था, तो ये 100% कहाँ से आया, पीछे ये देखें यहाँ पर 100% दिख रहा है। 2 लाख, ये हमारे पास है 20 लाख, 20 लाख। पिछले सालों में कुल मिलाकर हमारे पास 1740, जो कि यहाँ नंबर दिख रहा है 1740, ये देखें, ये नंबर उठेगा और ये नंबर उठकर यहाँ आएगा। अब आगे चलते हैं, 2,60,000 हमारे पास, ये 2,60,000, ये 20 लाख माइनस 17,14,000 का डिफरेंस आएगा। और हमारे पास कॉस्ट इनकर टू डेट, और ये हमारे पास डिफरेंस आता है 15 लाख रुपए का। ये 15 लाख कहाँ से आया, 15 लाख एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर आया है, इस जगह से माइनस करते हैं और हमारे पास डिफरेंस के तौर पे जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स आते हैं इस तरीके से माइनस करके। बेटा यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर बी कंप्लीट हो गया है। अब IFRS 15 के हवाले से फिलहाल इतना ही था, और आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा अगर आएगा तो, बट आपने इसे एक बार देख जरूर लेना है। अब बात करते हैं, क्विकली रिपीट करते हैं कि हमने एग्जाम प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है हमारे पास, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से रैपअप कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, इसी में थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा,
कोई क्वेश्चन है हमारे पास? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। 6,50,000। बेटा ताजीम, आपका क्वेश्चन किस हवाले से, कि कौन से ईयर के हवाले से? मैं आपको नंबर से बताता हूँ कि नंबर एग्जैक्टली आए कैसे। जैसे ये 8 लाख, ये उठकर आएगा नीचे। इसी तरीके से ये नंबर्स उठकर पैरेलली आ जाएंगे इसके नीचे। ये नंबर्स भी उठकर नीचे जाएंगे। ये अब जो कर्सर बन रहा है बेटा, ये आपको बहुत डिटेल में और ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। रेवेन्यू में से कोस्ट को किया है। कोस्ट क्या किया है? अगर आप रेवेन्यू में इस नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, अगर आप इस नंबर की बात कर रहे हैं तो ये नंबर आपको एग्जाम, ये क्वेश्चन में मौजूद था। ये रहा सवाल में, 20 लाख रुपए सवाल में ही मौजूद था। तो मैंने कहा ना कि अब मैं सवाल सॉल्व करने जाऊंगा तो हमें बार बार रिपीट करते दिख जाना। तो अब मैं इसको यहाँ पे स्टिल रोक रहा हूँ बच्चों। आप जब रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो बार बार इसको इस जगह पे रोक लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कौन से नंबर्स कहाँ से आएंगे। एरो आपको गाइड करते रहेंगे। फिर कोई सवाल आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये हो गया। अब हम क्विकली रिपीट करते हैं अपने टोटल पिछले गुजरे हुए लेक्चर्स के हवाले से, कि पिछले लेक्चर्स हमारे जो थे उसमें हमने क्या क्या कवर करना है और किस तरीके से कवर करना है। पहले लेक्चर के अंदर आपने एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बात करता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें आपने कर लेनी है। एग्जाम के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास जो कंपनी अकाउंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट के अंदर आपने एमलगमेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपके एग्जाम, आपके क्विज़ भी हो चुके हैं, क्विज़ में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैंने असाइनमेंट दिए थे इसमें। एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में भी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखिएगा, एब्जॉर्प्शन पूरा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कर लीजिएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में आई एस 36 और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आई IAS 16। ये दो IAS हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लाजमी देख लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IFRS 16 और IFRS 15 जितना बताया है सिर्फ इसी हवाले से ही हमारा एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर को और पिछला जो हमारा रिकॉर्ड लेक्चर था उसको बहुत डिटेल से देखिएगा, समझिएगा। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन ये लेक्चर लाजमी देखते रहिएगा। इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको इसकी जो PPT है वो मैं अभी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, और रिकॉर्डिंग जैसे ही आएगी तो वो आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज हमारी मीटिंग ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। कोई सवाल हो तो बताइएगा, मैं फ़िलहाल इसकी PPT आपसे ग्रुप में शेयर करता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना। बेस्ट ऑफ लक को जो पेपर हो, पेपर में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। मिड में किसी के अच्छे अगर मार्क्स नहीं भी हैं तो आप इंशाल्लाह फाइनल तक अपने परसेंटेजेस को और बेहतर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।